है कि मैं ही रहूँगा, तो फिर बड़ा मुश्किल है। अगर खोमनाई एग्री हो जाता है कि मैं देश छोड़ता हूँ, तो फिर ये समस्या ईज़ी होगी और उसके बाद कोई न कोई अंतरिम सरकार का रूप वहाँ ले लेगा और एक तरह से वापस नई सरकार रिफ़ॉर्म के साथ कम इन रिप्रेशन जो चल रहे हैं, उनको कम करते हुए और फिर हो सकता है कि अमेरिका अपने जो प्रतिबंध हैं आर्थिक, हुँ, वो उठा ले और हुँ। उससे आर्थिक स्थिति वहाँ की सुधरे तो लोगों का वातावरण जो है वो इस कैंपेन और इस आंदोलन के विरोध में हो राइट सर। जाए और वो भी चाहेंगे कि हम इसको हुँ। इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। ठीक है। ध्रुव सर, अगर एस्केलेशन होता है, देखिए वहां पर चीजें कंट्रोल होती दिख रही है, अमेरिका भले दावा कर रहा है कि अमेरिका की धमकी के बाद, अमेरिका की सख्ती के बाद थिंग्स आर गोइंग वेल, लेकिन अगर एस्केलेशन होता है वहां पर, तो वहां पर जो आरजीसी, जो उनके पर्सनल गार्ड हैं खुमैनी साहब के, वो जनता को गाजर मूली से ज्यादा नहीं समझती है। उनके लिए देश सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए खुमैनी सर्वोपरि है, सुप्रीम लीडर सर्वोपरि है। वहां की पॉलिटिकल रेजिम ने सरेंडर कर दिया है। अब खुमैनी साहब जो चाहेंगे, क्योंकि वो सेनाओं के प्रमुख हैं, सारी आर्मी को वो कंट्रोल करते हैं। एस्केलेशन के चांसेस अगर होते हैं सर, तो इसमें आप मैक्स सिनेरियो क्या देख रहे हैं? क्योंकि एस्केलेशन होना ही होना है, क्योंकि खुमैनी साहब सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं और बहुत मुश्किल है कि पब्लिक के चिल्लाने से, उनके शोर शराबे से लोगों के हजारों लोग मर चुके हैं सर, अभी तक खुमैनी साहब पर कोई असर नहीं पड़ा है। और देखिए, आपने हम्म। बिल्कुल सही कहा है। जहां तक हाँ। जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, हम्म। उनकी टोटल लॉयल्टी आइडियोलॉजिकल है और खमेनी के पीछे है। हम्म। और अगर वो जनता को मारेंगे, उनको उसमें कोई दुख नहीं है और वो शूट करेंगे। हाँ। आमतौर पर जो सेना होती है वो हम्म। बड़ा कंट्रोल रखती है। राइट सर। इस प्रकार के सिविलियंस के ऊपर कभी भी हम्म। गोली नहीं करती है। लेकिन हम्म। यहाँ पर हालत दूसरी है। मैं ये फर्क निकालना चाहता हूँ इरानियन आर्मी का हम्म। और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का। ये दो अलग अलग हिस्से हैं। अभी अगर जो मैक्सिमम सिचुएशन आप अगर उसकी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम सिविलाइजेशन जो प्रॉब्लम आ जाएगी, वो एक सिविल सिविल वॉर की सिचुएशन है। राइट सर। और जो भारत के लिए खतरा है, जिसके लिए हमको वो सोच विचार करने की आवश्यकता है, हम्म। वो खतरा ये है कि अगर ये सिविल वॉर जो है, ये रीजनल लड़ाई बन जाए हम्म। और उस रीजनल लड़ाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए। जो ऑयल है, जैसे कि अरामको के ऊपर हमला हुआ, पहले भी हुआ था, और ये ऑयल का हमला या एकदम से चल जाए, तो ऑयल सप्लाई, एनर्जी सप्लाईज गल्फ से रुक जाएंगी। हम्म। और ये एनर्जी सप्लाईज अगर रुक जाएंगी, तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम्म। बाकी हम चीजें संभालेंगे, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, 6 महीने 8 महीने, वो बाकी सब चीजें डिप्लोमेटिकली सुलझ जाएंगी। हम्म। एनर्जी हमसे नहीं सुलझेगी। हम्म। तो हमारी यही यही कोशिश होगी कि एक तो शांति बनी रहे। अगर शांति बनी नहीं रह सकती है, तो कम से कम एनर्जी सप्लाईज के ऊपर लेकिन सर, उस अमेरिका प्रकार तो की बाई प्रॉब्लम ना हुक और हो। बाई क्रूक वो तो चाहेगा कि वहाँ के क्रूड पर वो कंट्रोल करे, वहाँ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को वो कंट्रोल करे, जैसा कि वो वेनेजुएला में कर रहा है। वो तो, उसका फोकस तो बस क्रूड ही है। तो उसको क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका ठीक है, ग्राउंड पे अपनी ट्रूप्स को नहीं उतारेगा, लेकिन और भी बहुत सारे जरिए और बहुत सारे तरीके हैं वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। सर। अरे, अ, ये मेरे से पूछा है। जी सर, आपसे। दुरुस्त सर। देखिए, अमेरिका तो अमेरिका का जो ऑयल वॉर है, हम्म। जो वेनेजुएला के साथ पहले हुआ, वो इसलिए था क्योंकि 80 से 90% वेनेजुएलन ऑयल हम्म। चाइना को जाता था। राइट। और दूसरा, ईरान का भी मेजर जो जो खरीदार है, वो भी चाइना है। हम्म। तो अगर ये दोनों सप्लाई रूट्स बन जाएंगे, तो चाइना के ऊपर बहुत प्रेशर बन जाएगा। हम्म। और यही अमेरिका चाहता है। हम्म। एक चाइना अभी कॉम्पिटिटर बन गया है, खास करके रेयर अर्थ वगैरह में, और वो उन उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो एक तरफ से ये अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर पॉइंट है, ये भारत के ऊपर नहीं है, ज़्यादा करके ये चीन के ऊपर है। हम्म। लेकिन अ, उसको उस प्रकार से कंट्रोल करना, ईरान के ऑयल को कंट्रोल करना, मैं नहीं समझता हूं अमेरिका कर सकता है। वो बात नहीं होने वाली है। हम्म। तो ये जो मैंने बताया था, वो दूसरी बात है कि अगर ये गल्फ वॉर स्पिल हो जाता है, हम्म। और जैसे शुरू में आपने भी इसका जिक्र किया था कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि वो अपने एयर स्पेस नहीं दे रहा है। राइट। लेकिन अगर वो हमला हो जाएगा, एयर स्पेस अगर सऊदी नहीं देगा, पाकिस्तान तो पक्का दे रहा है। पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस और बेसिस भी देगा उस हम्म। हमले के लिए। हम्म। तो अगर ईरान उसके बाद वो हमला करेगा इसराइल के ऊपर और सऊदी अरेबिया के ऊपर। हम्म। बेशक सऊदी अरेबिया बीच में नहीं आता है, हम्म। लेकिन लड़ाई में इस प्रकार की चीजें होती है। तो ये जो लोकल रीजनल लड़ाई झड़प हो जाती है, हम्म। इसमें जो एनर्जी सप्लाईज के ऊपर फर्क पड़ेगा, जी। इसके ऊपर हमारा, ये मैं समझता हूँ कि हमको नुकसान होगा। हम्म। बाकी चीजें हम संभाल लेंगे। और जैसे कि जो भी बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम्म। ज्यादा भारत के ऊपर इतना असर मेरे अपने सोच विचार से नहीं होने वाला है।
ठीक है सर, पॉइंट टेकन। करोड़ सिंह जी, एक एक चीज़ समझनी ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका और सऊदीया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। और आपने सुना भी है कि ट्रम्प ने कई बार कहा कि सऊदीया पर हमला होगा तो अमेरिका उनको बचाएगा और अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, अभी जो स्थिति वहाँ पर ईरान की है, अब आपको नहीं लगता कि भारत के लिहाज से या जो इंटरनेशनल क्रूड सप्लाई है वो भी बहुत बाधित होगी, और इंटरनेशनल क्रूड पर प्राइसेस का बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा अगर ईरान में कुछ होता है? वेनेजुएला ऑलरेडी आप वहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लगातार एक्टिवली हो रही हैं। ईरान का मसला सिर्फ क्रूड का मसला नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स का भी मसला है। तो क्या कहीं अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को भी आई कर रहा है, और बहाना है क्रूड और वहाँ पर जो दंगे फसाद जो राइट्स हो रहे हैं, लेकिन जो मेन फोकस है, मेन जो सेंटर ऑफ जो मेन सेंटर पॉइंट है वो है कि उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको कब्जे में करना चाहता है अमेरिका? क्या ये भी स्टोरी इसके पीछे है सर? डेफिनेटली अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है उसके मल्टीपल गोल्स तो हैं, राइट। लेकिन जहां तक आपने सऊदी अरब जी, अच्छा, देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, मैं फिर से उनके पास जाऊंगा। गौरीशंकर सर, ये सवाल मेरा आपसे भी है कि जिस तरह की जो मल्टीपल रीजंस के साथ अमेरिका वहां पर इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है, तो सिर्फ क्रूड ही रीजन है? न्यूक्लियर वेपन भी एक बहुत बड़ा मसला है सर वहां पे। नहीं, मैं समझता हूँ कि क्रूड भी इसका रीजन नहीं है। हाँ। अमेरिका एक्चुअली चाहता है कि ईरान में जो कट्टरपंथी सरकार है वो जाए, और इसके लिए वो काफी वर्षों से थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा है। उस सरकार की वजह से ही ये न्यूक्लियर प्रॉब्लम पैदा हुई है। तो वो तो एक, जिसको कहते हैं ना, कोलेट्रल इश्यू है। राइट तो सर। जैसे ही नई सरकार आएगी ये न्यूक्लियर इश्यू तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और मेरे को नहीं लगता कि ईरान का इंटरेस्ट, सॉरी, यूएस का इंटरेस्ट ईरानियन ऑयल को कंट्रोल करना नहीं है। हाँ। क्योंकि यूएस के पास काफी ऑयल है और वेनेजुएला का ऑयल भी उनके पास में है। राइट सर। तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट बेसिकली वहां की कट्टरपंथी सरकार को हटाना है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी अपने आप यूएस के कंट्रोल में आ जाएंगी या डिसमेंटल हो जाएंगी। और उसके अलावा ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी चाहते हैं कि ये कट्टरपंथी इस्लाम जो है और आगे नहीं बढ़े। आप इनकी नीतियां आप देखेंगे जगह जगह पे इनडायरेक्टली वो हिंट करते रहे हैं कई जगह कि ये कट्टरपंथी इस्लाम जो है उसको रोकना बहुत जरूरी है। तो ये एक मेजर इनका, जब से ये आए हैं उसके पहले इन्होंने कई तरह के अनाउंसमेंट किए थे ईरान के ऊपर। Right, ये भी sir. कहा था कि ईरानियन ने मेरे ऊपर हमला कराने की कोशिश की थी। इसके पहले जब पुराने टर्म में इन्होंने ईरान के ऊपर नए प्रतिबंध लगाए थे, नए टर्म में आते ही दूसरे प्रतिबंध लगा दिए। तो इनका ये इस गवर्नमेंट को हटाने का पूरा तरीका था, और वो इनका डिटरमिन तरीका है। अभी भी वो चाहते हैं कि ये सरकार हटे, और Right, sir. उसके हटने के बाद जो कोलेट्रल बेनिफिट होगा वो न्यूक्लियर वेपन जो सिस्टम है वो हटने का होगा। क्योंकि सरकार चाहेगी कि इकोनॉमिक सिचुएशन सुधरे, आर्थिक प्रतिबंध हटे। आर्थिक प्रतिबंध जब ही हटेंगे जब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, और तभी जाके वहां की इकोनॉमी सुदृढ़ होगी Right, और sir. लोगों की प्रोस्पेरिटी और जो आर्थिक सामर्थ्य है वो बढ़ेगा। तो मैं जानता हूं कि ईरान का जो मेन, यूएस का जो मेन टारगेट है वो वहां की कट्टरपंथी सरकार है, Right, और sir. बाकी चीजें सब कोलेट्रल बेनिफिट में आएंगी। ठीक है, करोड़ सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुन है रहा हूँ। सर। अभी कुछ देर पहले ही कुछ वक्त पहले एक ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने एक वीडियो जारी किया सर। उसमें ट्रम्प साहब को असैसिनेशन की बात उसमें कही गई और बोला गया कि भाई इस बार निशाना सही लगेगा, इस बार निशाना चूकेगा नहीं। और कई बार खुमैनी साहब कह चुके हैं कि वक्त अगर सिचुएशन ऐसी हुई तो हम अमेरिका पर न्यूक्लियर वेपन दागने से भी नहीं पीछे हटेंगे, नहीं गुरेज करेंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये डर भी तो सता ही रहा है, क्योंकि सर ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या जो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ये एक अलग तरह का माइंडसेट, एक अमेरिका के लिए एक अलग सोच है इनके अंदर। तो कहीं ना कहीं सर ये खतरा भी, इंटरनेशनल जो मामलों के जानकार ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका को इस बात का भी डर सता रहा है कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन उनके पास है और कहीं ऐसा सिचुएशन ना आए कि अमेरिका शिकार हो जाए उस न्यूक्लियर वेपन का। देखिए, कुछ ऐसी रिपोर्टिंग भी आ रही है कि 24 आवर्स की प्रिपरेशन के साथ ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकता है, न्यूक्लियर पावर है। लेकिन आपने जो पहले सवाल पूछा था, बीच में रह गया था मेरा, उसमें सऊदी अरब को लेके पूछा था। अमेरिका को दुनिया के सब देश ये समझते हैं कि अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, दोस्ती घातक है। इवन कनाडा, मेक्सिको वो भी समझने लग गए हैं। कनाडा के
प्रधानमंत्री 4 दिन तक चीन में हैं कि अमेरिका जिस तरह का दबाव बना रहा है, यूरोपियन कंट्रीज परेशान है। तो सऊदी अरब भी जानता है कि अमेरिका से दोस्ती तो है हमारी, लेकिन अमेरिका कभी भी साथ निभाए जरूरी नहीं है, कभी भी डिच कर सकता है। तो इसलिए मिडिल ईस्ट में एक नए तरीके का अलायंस सिस्टम ग्रो हो रहा है। इधर पाकिस्तान, सऊदी और टर्की, और दूसरी तरफ I2U2 इंडिया, इजराइल एंड यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस तरह का नया तरीके का अलाइनमेंट भी हो रहा है। तो सऊदी अरेबिया जानता है कि दोस्ती होते हुए भी अमेरिका पे डिपेंडेंस है वो खतरनाक हो सकती है, और इसीलिए उन्होंने अपना एयर स्पेस के लिए भी मना कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान में अमेरिका अगर मिडिल ईस्ट के कंट्री नहीं चाहेंगे और उसके बाद इंटरफेरेंस करेगा, तो जहां तक न्यूक्लियर बम का यूज का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ईरान इतना जल्दी कोई न्यूक्लियर बम का यूज करेगा। जैसा बताया कि सिविलाइजेशनल स्टेट है, तो इतना इम्पल्सिव तो नहीं सर, सिविलाइजेशनल स्टेट है, लेकिन आपको पता है कि इन कंट्रीज के साथ फैसला लेने वाला सिर्फ एक